चोर की दाढ़ी में तिनका है या फिर चोर की पूरी दाढ़ी ही तिनकों से बनी हुई है? और ईवीएम के मामले में चोर कौन है? कौन है वो चोर जो बार बार हर सवाल से छुपता छुपाता भाग रहा है, कभी दुम दबाकर, कभी टांग उठाकर, कभी जबान पर ताला लगाकर? ईवीएम के खिलाफ लड़ाई बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकीलों और रिटायर्ड जजों ने मिलकर मशीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। क्या कुछ चल रहा है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ही मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने किस तरीके से बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं, और दूसरे बेहद नामचीन वकील दुष्यंत दवे ने एक इंटरव्यू में देश की न्यायपालिका को लेकर कुछ बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं और बड़े खुलासे किए हैं। बड़े बड़े जजों से लेकर वकीलों को किस तरीके से इन्होंने लपेटा है, इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मसला बहुत ही गंभीर है। हर तरफ से थक हार कर आम आदमी अदालतों में जाता है, लेकिन अदालतों के भीतर की स्थिति जो सुप्रीम कोर्ट के ही सबसे बड़े वकीलों में से एक बता रहे हैं, वो हद से ज्यादा चिंताजनक है। यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों दुष्यंत दवे ने पाकिस्तान के वकीलों की तारीफ की और पीएम केयर्स फंड में दान करके अब पछता क्यों रहे हैं, क्या कहा है, और 50 लाख का दान किया है, छोटा मोटा नहीं, तो क्यों पछता रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और यदि आप भी पछता रहे हैं तो क्या करना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। उधर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मणिपुर की बता सकता है। बहरहाल फेसबुक वाली समस्या का कारण तो वही बता सकता है, लेकिन ये वाली जो समस्या है इसका कारण कौन है, ये आप लोग बताइएगा। भोजपुरी में हाल ही में एक गाना आया था, बानी हम नहिले आज शैम्पू से, आवत हुई है राजा हमारे टेम्पू से। लेकिन आपकी स्क्रीन पर जो ये टेम्पू दिख रहा है, इसमें किसी के राजा नहीं आ रहे हैं, बल्कि किसी की रानी की अंतिम विदाई हो रही है। जी हां, अंतिम विदाई। मगर अफसोस कि रानी की किस्मत में अंतिम वक्त पर भी साथ नहीं दिया। इसलिए नहीं कि वो मध्य प्रदेश में पैदा हुई, क्योंकि अगर आसपास के अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में भी पैदा होती तो शायद ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती। एक महिला को मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलती है, यानी मौत के बाद परिवार वाले शव को ऑटो में ले जाने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीर उस मध्य प्रदेश की है जहां अब तक शिवराज चल रहा था और अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। वैसे मामा जी अभी भी रिटायर नहीं हुए हैं, वो अपने घर पर मामा जी का घर लिखवा चुके हैं। तो क्या मामा जी को ये सब नहीं दिखता? उन्हें नहीं देखना चाहिए कि वो जो ढेर सारी एम्बुलेंस को लॉन्च उन्होंने किया था, वो सारी एम्बुलेंस कहां हवा फांक रही हैं? पत्रकार अनुराग द्वारी ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि खबरों में हजारों गाड़ियां अयोध्या के लिए हैं, विमान यात्रा में पोशाक बदले जा रहे हैं, लेकिन जो खबरों में नहीं है वो ये है कि मेरे देश के अस्पतालों में मुर्दों को 100 वाहन तक नसीब नहीं है। ये मध्य प्रदेश के इथियोपिया यानी श्योरपुर की तस्वीर है। हमारे राज्य से 5 लाख लड्डू अयोध्या जाएंगे। मध्य प्रदेश से ही पिछले कुछ सालों की खबर अगर आप निकाल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि पता नहीं कितने 100 या 1000 एम्बुलेंस का फीता काटा जा चुका है। नेता लोग फोटो खिंचवा के निकल चुके, लेकिन एम्बुलेंस कहां चली गई इसका कुछ अता पता नहीं चलता। मौत के बाद कभी ठेले पर एम्बुलेंस, कभी कंधे पर एम्बुलेंस, कभी साइकिल पर तो कभी मोटरसाइकिल पर एम्बुलेंस, इस तरह से टेम्पू को भी एम्बुलेंस बनाना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, मंदिर वही बन रहा है। जी हां, बहुत सारी जगहों पर खबरें चल रही थी, फर्जी खबरें, कि 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है, लेकिन ये सारी बातें गलत हैं। हमने एक वीडियो में आपको विस्तार से बताया भी है। अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इन सब पर चद्दर डालने के लिए मंदिर का भौकाल टाइट है। ईवीएम के मसले पर अभी विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले मणिपुर की कहानी जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। मणिपुर की जनता के बीच इसे लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों के किनारे लाइन लगा लगा कर खड़े दिख रहे हैं और इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आम जन से लगातार मिलते हुए दिख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कभी किसी दुकान पर, कभी किसी ड्राइवर से, तो कभी बच्चों और उनके माता पिता से, महिलाओं से, बुजुर्गों से मिलजुल कर उनकी समस्याएं सुनने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा की तमाम सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे होंगे। इसी बीच योगेंद्र यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मणिपुर की स्थिति बयां कर रहे हैं। योगेंद्र यादव बता रहे हैं कि मणिपुर की भाजपा सरकार ने बिल्कुल एक तरफा रुख लेकर एक समुदाय का समर्थन करना शुरू कर दिया है। यानी भाजपा की मणिपुर वाली सरकार खुलकर मैतेई समुदाय का समर्थन कर रही है और इस मामले को हिंदू बनाम ईसाई करने का प्रयास हो रहा है। योगेंद्र यादव बता रहे हैं कि यात्रा के दौरान वो कुकी समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे जिनके साथ जबरदस्त हिंसा हुई, जहां लोगों को अपना घर बार छोड़ने को मजबूर होना पड़ा और उस इलाके में जाते हुए हमें बॉर्डर से होकर गुजरना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि एक राज्य के बीच में बॉर्डर कहां से आ गया? तो मणिपुर की फिलहाल स्थिति यह है कि मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बॉर्डर बन गया है। वहां बाकायदा चेक पोस्ट है और दोनों के बीच, 2 चेक पोस्ट के बीच बफर जोन है, यानी नो मैंस लैंड। उस बीच में कोई नहीं रहेगा तो निपटा दिया जाएगा। यानी जैसा बॉर्डर 2 देशों के बीच देखने को मिलता है, जैसा बॉर्डर भारत पाकिस्तान के बीच है, वैसा ही बॉर्डर मणिपुर के भीतर 2 समुदायों
समुदायों, दो क्षेत्रों के बीच हो गया है। वहां बाकायदा जांच होती है, एक तरफ के लोग दूसरी तरफ नहीं जा सकते। चेक पोस्ट पर असम राइफल्स के साथ साथ वहां के लोकल उग्रवादी बैठे होते हैं जो आपके कागजात चेक करते हैं। दूसरे समुदाय के हैं तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, पहले तो मार दिया जाता था। योगेंद्र यादव बता रहे हैं कि मणिपुर की समस्या शुरू हुए 8 महीने हो गए, लेकिन आज भी स्थिति ऐसी है कि एक तरफ के लोग दूसरी तरफ नहीं जा सकते। और सामान्य लोगों को तो छोड़ दीजिए, मणिपुर के राज्यपाल भी जब यहां आते हैं तो यदि उनका ड्राइवर मैतेई है तो वो उतर जाता है और कुकी ड्राइवर गाड़ी को आगे लेकर जाता है। यदि कुकी ड्राइवर है या स्टाफ है तो वो उतर जाते हैं और दूसरे लोग आगे जाते हैं। योगेंद्र यादव कहते हैं कि कल हमारे साथ मैतेई समुदाय के बड़े बड़े नेता थे, लेकिन कुकी समुदाय के बीच जब जाना था तो हमारे साथ कोई नहीं आया, सब वापस हो लिए। उन्हें डर था कि उन्हें मार दिया जाएगा। योगेंद्र यादव कहते हैं कि कुकी समुदाय के बीच जब राहुल गांधी पहुंचे तो लोग दौड़ते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए उनसे मिलने पहुंचे। लोगों ने राहुल गांधी को गले लगा लिया, उन्हें लगा कि कोई उनसे मिलने आया है, उनका हालचाल लेने आया है। यहां एक सवाल और है, जिस राज्य में 2 हिस्से हो गए, जहां के राज्यपाल को भी अपना ड्राइवर बदलकर दूसरों के इलाके में जाना पड़ता हो, उस राज्य के राज्यपाल समेत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और जितने भी पद पर बैठे लोग हैं, क्या इन्हें कोई भी नैतिक अधिकार है इन पदों पर बैठने का? जिस राज्य में शांति व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी वहां की सत्ता की होती है और सत्ता की गड़बड़ियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है, वो दोनों ही उस राज्य में किस मुंह से कुर्सियों पर काबिज हैं? इसका जवाब वही दे सकते हैं। और काबिज होना तो एक बात है, उस राज्य को संभालना एक बात है, मगर इसके बावजूद वहां के मुख्यमंत्री राहुल गांधी की यात्रा पर जो टिप्पणी कर रहे हैं उसे सुनकर आपको शर्म आ सकती है, लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आएगी। मणिपुर के भाजपाई मुख्यमंत्री का कहना है कि मणिपुर में हालात सुधर रहे हैं, राहुल गांधी यहां पर यहां की स्थिति खराब करने आए हैं। फिर से सुन लीजिए, मणिपुर के भाजपाई मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं, राहुल गांधी यहां पर यहां की स्थिति खराब करने आए हैं। राहुल गांधी यहां जब भी आते हैं कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देते हैं। उनकी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है, यह कहना है मणिपुर के मुख्यमंत्री का, उस मुख्यमंत्री का जिसके रहते मणिपुर के 2 हिस्से हो गए हैं, जिसके मुख्यमंत्री रहते मणिपुर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, सैकड़ों पूजा स्थल जला दिए गए, न जाने कितनी ही महिलाओं की अस्मत लूट ली गई, न जाने कितने बच्चे और बुजुर्ग मार दिए गए, यहां तक कि भाजपा के ही मंत्री, विधायक और खुद मुख्यमंत्री का घर भी सुरक्षित नहीं है। उनके घर पर भी हमले की कोशिश हो चुकी है, मगर इसके बावजूद मुख्यमंत्री का ऐसा बयान, क्या इसे बेहयाई की पराकाष्ठा नहीं कहा जाना चाहिए? कह रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से मणिपुर में गड़बड़ी हो जाती है, मगर हकीकत यह है कि मणिपुर में गड़बड़ी होने के बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे थे, विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे थे लोगों का हालचाल लेने। वो भी तब पहुंचे थे जब भाजपाई 56 इंची प्रधानमंत्री और उनके मुख्यमंत्री मणिपुर के मसले पर फेल हो गए। आज तक उनकी जबान से मणिपुर का म तक नहीं निकला है। इससे अधिक डरपोकाई की सीमा और क्या हो सकती है? मिजोरम में चुनाव प्रचार करने जाना था, जो कि प्रधानमंत्री का सबसे पसंदीदा काम है, सबसे ज्यादा, उसे भी उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए, सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोग पूछेंगे कि मणिपुर क्यों नहीं गए। सवाल यह है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को लग रहा है कि मणिपुर में शांति स्थापित हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर क्यों नहीं दिखाते? वीरेंद्र सिंह के भीतर पीएम को बुलाने की हिम्मत नहीं है, या फिर पीएम को वहां जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या वजह है कि अपने ही देश के राज्य में अपने ही देश के नागरिक मारे जा रहे हैं? अभी सप्ताह भर पहले ही 4 लोगों की हत्या हुई है। किस समुदाय के मारे गए यह सवाल नहीं है, मरने वाला इस देश का नागरिक है, इंसान है। ऐसी स्थितियां कैसे बन गई और क्यों लगातार 8 महीने से बनी हुई है, इन सब का जवाब देने की बजाय बेहयाई की पराकाष्ठा पार करते हुए लोग यहां तक कहने लगे हैं कि राहुल गांधी मणिपुर में गड़बड़ी करने गए। राहुल गांधी क्या करने गए ये अलग बात है, ये बिल्कुल अलग बात है। सवाल यह है कि आप 8 महीने से वहां क्या कर रहे हैं? क्या आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, या फिर सब कुछ आप ही के कंट्रोल में है? आप जो चाह रहे हैं वही हो रहा है क्या? मणिपुर में ये हत्याएं, ये दंगे, ये अशांति सब कुछ आप ही की इच्छा से हो रही है क्या? 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो आप खुद चाहते हैं कि ये सब होता रहे, या फिर आप इसे रोक नहीं पा रहे हैं। बहरहाल अब बात करते हैं ईवीएम की। वैसे तो ईवीएम पर पिछले कई सालों से लगातार सवाल उठ रहा है, बहुत सारी गड़बड़ियों के आरोप लगे, धांधली के आरोप लगे, मशीन बदलने के साथ साथ टेम्परिंग के भी आरोप लगे, लेकिन इस बार का मामला जरा ज्यादा ऊपर चला गया है। मामला यहां तक पहुंच गया है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील इस मुद्दे पर मोर्चा संभाल चुके हैं। पिछले दिनों दिल्ली से एक कथित वीडियो सामने आया जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग के अधिकारी आम जनता के बीच जाकर मशीन दिखा रहे हैं और वोट डलवाकर कहते हैं कि देखिए आप जिसको वोट दबा रहे हैं, जिसको बटन दबा रहे हैं वही दिख रहा है ना। अब सवाल ये उठता है कि जब चुनाव आयोग के अधिकारी कथित रूप से आम जनता के बीच जाकर मशीन के सही होने का दावा कर सकते हैं, उन्हें मशीन की टेस्टिंग करवा सकते हैं, तो फिर जो एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील तथा अन्य लोग मशीनों में छेड़खानी का दावा कर रहे हैं, उनके पास यही चुनाव आयोग के अधिकारी क्यों नहीं जाते? हमेशा की तरह यह बात भी ठीक वैसे ही है जैसे चुनाव आयोग अब तक विपक्षी नेताओं को ललकारता था। जो लोग ईवीएम पर आरोप लगाते थे उनको ललकारता था कि आ जाओ छेड़खानी करके दिखाओ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नेता तकनीकी जानकारी तो है नहीं उनके पास। और जब विपक्ष के नेता इस मामले में पीछे हो गए तो फिर चुनाव आयोग कह दिया कि देखो हम तो कहते थे कि सब कुछ सही है, छेड़खानी नहीं हो सकती, ये लोग भाग लिए। लेकिन अब जब तकनीकी जानकार बार बार मशीन मांग रहे हैं कि आप मशीन दीजिए, हम छेड़खानी करके दिखाते हैं कि कैसे होती है, आप हमें मिलने का मौका दीजिए, हम आपके सामने लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे ईवीएम मशीन से छेड़खानी हो सकती है, तब चुनाव
चुनाव आयोग रफू चक्कर नजर आता है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर ईवीएम नाम लेने भर से चुनाव आयोग का लंबा चौड़ा लेख वीडियो के नीचे दिखने लगता है। इस वीडियो में भी आ सकता है, आ भी गया होगा, देख लीजिएगा। सोच कर देखिए, ईवीएम को लेकर भारत का चुनाव आयोग, यहां की सरकार इतने एक्टिव है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन्होंने अपना जाल बिछा रखा है कि कहीं से कोई ईवीएम की बात करेगा तो उस बात को दबाया जाएगा, लोगों को रोका जाएगा देखने से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि उन्होंने ट्विटर पर ईवीएम मशीन से छेड़खानी का एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो को डिलीट करने के लिए सरकार ने ट्विटर को संदेश भेजा कि इस वीडियो को डिलीट करवाया जाए। इसमें ईवीएम की टेम्परिंग दिखाई जा रही है, यानी एक तरफ यूट्यूब से लेकर ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भरपूर कंट्रोल करने की कोशिश ताकि ईवीएम की बात ना हो, और दूसरी तरफ ईवीएम की सफाई लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी जनता के बीच उतर रहे हैं। और जो चुनाव आयोग तथा सरकार इतना कुछ कर ले रही है, उस सरकार और चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपनी कुछ मशीनें उठाकर इन एक्सपर्ट्स को दे ताकि वहां पर जांच हो सके। जिस चुनाव आयोग के पास इतना टाइम है कि उसके अधिकारी जनता के बीच मशीन कपार पे उठाकर ले जाते हैं दिखाने के लिए, उस चुनाव आयोग के पास इतना टाइम नहीं है कि महीनों से विपक्ष के नेता उससे मिलना चाहते हैं, उनसे मिल सके। विपक्ष के नेता मिलने के लिए टाइम मांगते हैं तो चुनाव आयोग चिट्ठी लिखकर कहता है कि आपका जो पुराना मुद्दा था वही मुद्दा लेकर आप फिर से आ रहे हैं, हम पहले सफाई दे चुके हैं। पहले सफाई दे चुके हो तो क्या हुआ, फिर से एक बार सफाई दो, तुम्हारा काम है सफाई देना। जनता की गाड़ी कमाई तुम्हें हर महीने क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? खाली बैठकर ठूस ठूस कर खाने और पेट मोटा करने के लिए। एक बार सवाल उठा, आपने जवाब दिया, दोबारा उठ रहा है, दोबारा जवाब दीजिए। यही लोकतंत्र है, जितनी बार सवाल उठेगा आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के लिए ही आपको नौकरी पर रखा गया है। आप इस सरकार के नौकर हैं और जनता के नौकर हैं, सरकार जनता की सेवक है। लेकिन नहीं, चुनाव आयोग तथा यह सरकार ईवीएम के मसले पर सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों को मशीन देने के लिए तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर विपक्ष के नेताओं से मिलने को तैयार नहीं है और ईवीएम पर तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। चुनाव आयोग और सरकार की इन हरकतों को देखकर अब लोग खुलेआम कहने लगे हैं कि यहां तो साफ साफ चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आता है, और चर्चा यह भी होने लगी है कि दाढ़ी में तिनका है या फिर तिनकों से बनी दाढ़ी है। आखिर चुनाव आयोग इस कदर भाग क्यों रहा है? उस पर जितना अधिकार सत्ता पक्ष का है उससे ज्यादा अधिकार विपक्ष का भी है, और चुनाव आयोग तो स्वतंत्र इकाई है, उसे सबके साथ ईमानदार होना चाहिए। बाकी आप सब तो जानते ही हैं, चुनाव आयोग में भी काम करने वाले इंसान ही है। उन इंसानों को उन पदों पर कौन भेज रहा है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। और अब तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को यहां तक सुरक्षा मिल गई है कि न भूत न भविष्य न वर्तमान उन पर किसी भी पाप के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो फिर डर किस बात का? जो सत्ता चाहेगी, जो सत्ता कहेगी वो करते रहेंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के कई सारे अधिवक्ता और देश भर के कई रिटायर्ड जज एक साथ इकट्ठा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखे गए। इनमें से ज्यादातर ने साफ साफ यही कहा कि यदि इस बार ईवीएम से चुनाव हो गया तो फिर आगे वोट देने का मौका मिलेगा ही नहीं, यानी डेमोक्रेसी फिनिश्ड। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का दावा है कि हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगला चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का यहां तक दावा है कि चाहे जो हो जाए, इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को मजबूर कर देंगे। बताया यह भी जा रहा है कि प्रशांत भूषण ने राहुल गांधी से भी इस मुद्दे पर चर्चा की है और उनसे कहा है कि आपको फ्रंट पर आना पड़ेगा, जनता इंतजार कर रही है। यही बात हम भी लगातार उठा रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद ही विपक्ष ईवीएम का रोना क्यों रोता है, जब देश की जनता, प्रबुद्ध वर्ग, खासकर देश के बड़े बड़े वकील इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, तो फिर विपक्ष पीछे क्यों हट रहा है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जिस तरीके की बातें कही हैं उससे यह लगता है कि विपक्ष किसी भी रूप में पीछे हट नहीं रहा और इन लोगों की बातचीत लगातार चल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ही ईवीएम मसले पर एक मोबाइल नंबर जारी किया है। आपकी स्क्रीन पर यह मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। वकीलों का दावा है कि जब से यह मोबाइल नंबर जारी हुआ है, लगातार पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ फोन आ रहे हैं। लोग जबरदस्त समर्थन दे रहे हैं, लोगों का भरपूर समर्थन है ईवीएम बैन कराने को लेकर। आप भी चाहें तो इस नंबर को प्रयोग कर सकते हैं यदि आप ईवीएम को पसंद नहीं करते हैं तो। देश की जनता ईवीएम को बिल्कुल भी नहीं चाहती और ये आप खुद ही देख सकते हैं। इस तरह का दावा सुप्रीम कोर्ट के वकील कर रहे हैं। हमारे वीडियो में जितनी भी कमेंट आते हैं उनमें से ज्यादातर ईवीएम को लेकर होते हैं। हम चाहे जिस भी मुद्दे पर वीडियो बना रहे हों, ईवीएम से संबंधित कमेंट भर भर के आते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सवाल यह है ही नहीं कि ईवीएम से टेम्परिंग होती है कि नहीं, हो सकती है कि नहीं, आगे होगी कि नहीं, पीछे हुई कि नहीं। सवाल बस इतना सा है कि इस देश की जनता को ईवीएम मशीन पर भरोसा है कि नहीं, और यदि भरोसा नहीं है तो निश्चित ही चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए और तुरंत फैसला करना चाहिए। वरना यह सवाल उठता रहेगा कि आखिर चुनाव आयोग भाग क्यों रहा है। यदि उसे अपनी मशीनों पर इतना ही भरोसा है तो सरेआम सभी विशेषज्ञों को बुलाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों और इन जजों को बुलाया जाए, देश भर की मीडिया को बुलाया जाए, स्वतंत्र पत्रकारों को बुलाया जाए, एक साथ चर्चा परिचर्चा हो, लाइव डेमो दिखाया जाए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। पता चल जाएगा कि मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है कि नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देश की जनता और प्रबुद्ध वर्ग उसे पूरब बुला रहा है, वो पश्चिम भाग रहा है। इसीलिए चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत सामने आ रही है। भारत देश को आजाद कराने में यहाँ के वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि आप महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम ढूंढेंगे तो उनमें से ज्यादातर वकील भी नजर आएंगे। महात्मा गांधी की बात कर लें, सरदार
पटेल की बात कर लें, जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, मोतीलाल नेहरू की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, के.एन. काटजू की बात करें, महेश चंद्र चौधरी की बात करें, गोविंद नारायण शुक्ल की बात करें, इस तरह के और भी बहुत सारे बड़े नाम हैं जो वकील थे और जिन्होंने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि देश को ईवीएम से आजाद कराने में देश के वकीलों ने ही जिम्मेदारी उठाई है। ईवीएम का मसला तो अलग है, लेकिन न्यायपालिका के मामले में आज के वकीलों, जजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। इनका कहना है कि देश को आजाद कराने में वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मगर आज न्यायपालिका में जो कुछ हो रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उससे देश भर के वकील परेशान हैं। एक इंटरव्यू में दुष्यंत दवे ने यह दावा किया है कि आप देश भर के किसी भी कोर्ट में जाकर पूछिए कि क्या आप सिस्टम से खुश हैं, हकीकत पता चल जाएगी। इंटरव्यू में दुष्यंत दवे ने दावा किया कि जजों की नियुक्ति का जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसकी वजह से न्यायपालिका का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 40 साल में बहुत ही खराब जजों की नियुक्ति हुई है, जिन्हें उन पदों पर नहीं होना चाहिए, उन लोगों को बिठा दिया गया है। एक समय था जब सरकारें अदालतों से डरा करती थी। एक आज का समय है जब कोर्ट आदेश देता रहता है और सरकार सुनती ही नहीं है। और सुनना तो एक बात है, अलग बात है सरकार कोर्ट के आदेशों को पलट देती है और अदालत कुछ भी नहीं कर पाती। उदाहरण के रूप में दिल्ली का मसला देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि दिल्ली में ज्यादातर अधिकार वहां की चुनी हुई राज्य सरकार के पास होंगे, लेकिन इस आदेश को मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलट दिया। उसी तरह से चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला दिया था कि चुनाव आयोग का आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री पर भी एक्शन ले सके। यह टिप्पणी करने के बाद फैसला दिया गया कि इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया स्वतंत्र होनी चाहिए। नियुक्त करने वाली समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन सरकार ने इसको भी पलट दिया। अब सरकार जिसे चाहेगी वही चुनाव आयोग का अधिकारी बनेगा, आयुक्त बनेगा। यानी बात साफ है, सरकार चाहती है कि जो व्यक्ति परीक्षा कराए वो मेरा आदमी हो, मेरा बनाया हुआ आदमी हो। अब अगर मेरा ही आदमी परीक्षा कराएगा तो परीक्षा में पास कौन होगा और फेल कौन होगा, इसका अंदाजा आप लोग लगाते रहिए। यानी दुष्यंत दवे साफ साफ कह रहे हैं कि अभी कॉलेजियम की वजह से जिस तरह के जजों की नियुक्ति न्यायपालिका में हो रही है, इसने पूरी व्यवस्था को खराब कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब मोदी सरकार सही चाह रही थी, सही कह रही थी कि कॉलेजियम सिस्टम हटाना चाहिए। तो जरा रुकिए, दुष्यंत दवे ने इसके साथ साथ यह भी कहा है कि अभी की जो सत्ता है इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम ही है जो थोड़ा ठीक ठाक है, क्योंकि यदि आज की सत्ता के दौरान जजों की नियुक्ति सरकार के हाथ में होगी तो स्थिति और गड़बड़ हो जाएगी, हो सकती है। दुष्यंत दवे ने कहा कि जब भी कार्यपालिका प्रभावी होती है, यानी मजबूत सरकार होती है, जैसे एक वक्त में इंदिरा गांधी की थी और आज नरेंद्र मोदी की है, तो ऐसी सत्ता के दौरान न्यायपालिका पर कार्यपालिका प्रभावी दिखने लगती है। जबकि होना यह चाहिए कि न्यायपालिका का डंडा कार्यपालिका के ऊपर हावी रहे, सरकार कहीं कोई गड़बड़ी न करे, असंवैधानिक कार्य न कर सके। लेकिन यहां तो आप देख रहे हैं कि ईडी जैसी बड़ी जांच एजेंसी के मुखिया को बार बार जबरिया पद पर बिठाया जाता है सिर्फ सरकार के फायदे के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनकी नियुक्ति अवैध है, गलत तरीके से नियुक्त किया गया। और इसके बावजूद वही सुप्रीम कोर्ट उसी अधिकारी को और सरकार को बार बार समय देते जाता है। सुप्रीम कोर्ट बातें बहुत बढ़िया बढ़िया कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि क्या सरकार के पास और योग्य अधिकारी नहीं है, क्या वजह है कि एक ही अधिकारी को बार बार आप समय दिए जा रहे हैं, यह नियुक्ति अवैध है। मगर इसके बावजूद जब तक सरकार चाहती रही तब तक सुप्रीम कोर्ट ही समय देता रहा। दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि न्यायपालिका में बेंच यानी जजों के साथ बार यानी वकीलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाकिस्तान में एक बार वहां की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया, लेकिन जब वकीलों ने इसका जमकर विरोध किया तो सरकार को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वापस लाना पड़ा। यानी जब वकीलों ने देखा कि राजनीति की वजह से जज को हटाया जा रहा है तो वो खुलकर सामने आ गए। यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने, मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सबकी है। अब यदि इस मामले में भारत की स्थिति देखें तो यह भी कहा जा सकता है कि वहां वाले तो यहां से बेहतर निकले। हालांकि दुष्यंत दवे ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की न्यायपालिका बहुत बेहतर है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन यदि भारत की बात करें तो सोच कर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने, जिसमें चीफ जस्टिस भी थे रंजन गोगोई साहब, इन सब ने पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि सरकार इन पर दबाव बना रही है, आरोप लगाया था। लेकिन पता लगाइए ये देश भर के कितने वकील और कितने जज इनके साथ खड़े हुए। जज लोया की मौत हुए सालों बीत गए, जरा पता लगाइए बार और बेंच ने मिलकर उनकी मौत की जांच कराने और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए कौन से प्रयास किए और अभी तक वो प्रयास कहां तक पहुंचा है। इसके साथ ही दुष्यंत दवे ने कहा कि जब भी कोई मामला किसी जज को सुनवाई के लिए सौंपा जाता है तो ध्यान रखा जाता है कि उस जज की एक्सपर्टीज किस मामले में ज्यादा है, उसे वही मामला सौंपा जाता है। लेकिन आज इन चीजों को नहीं देखा जाता। इसके साथ ही सीनियर जजों से मामला लेकर जूनियर जजों को दे दिया जा रहा है, जो कि अब तक नहीं होता था, होना भी नहीं चाहिए। दुष्यंत दवे ने कहा कि जब इस मामले पर हमने चिट्ठी लिखी तो हमसे उल्टे कहा जाने लगा कि अब वकील चाहते
चाहते हैं, यानी बार चाहता है कि कौन जज इस मामले में सुनवाई करे, जबकि सवाल कुछ और था। दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि फैसला होने के बावजूद जज फैसलों को सुरक्षित रख लेते हैं, कई कई महीने या फिर कई बार सालों तक फैसला सामने नहीं आता। हाल फिलहाल का बिल्किस बानो का मामला ही आप लोग याद कर लीजिए। अक्टूबर में फैसला हो चुका था, लेकिन सुनाया गया जनवरी महीने में। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? आखिर ये लगभग 3 महीने की देरी क्यों की गई? क्या इसके पीछे कारण ये था कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे? यदि पहले फैसला आ जाता तो इसका नुकसान हो सकता था। क्या वजह थी? आखिर लगभग 3 महीनों तक ये रोक कर क्यों रखा गया? यदि चुनाव की वजह से फैसले रोक कर रखे जाएंगे तो फिर ऐसी अदालतों से न्याय की उम्मीद कैसे करेगा कोई? हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि ये फैसला किस वजह से रोका गया, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ये संदेह है कि आखिर लगभग 3 महीने तक क्यों रोक कर रखा गया। लगभग 20-22 साल पुराना मामला है ये। एक तो सरकार ने इसमें बेहयाई की सारी सीमाएं पार कर दी, सुप्रीम कोर्ट तक से झूठ बोला और फ्रॉड करके बलात्कारियों और हत्यारों को बाहर निकाल दिया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यदि ऐसे मामलों को इतने दिनों तक लटका कर रखेगा तो फिर जनता में भरोसा मजबूत कैसे होगा? दुष्यंत दवे कहते हैं कि आज लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं, पुलिस की भूमिका संदिग्ध होती जा रही है, असली अपराधी पकड़े नहीं जाते, पुलिस किसी और को उठाकर जेलों में ठूस देती है, सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिलती। दिल्ली के एक कथित शराब घोटाले को ही याद कर लीजिए। करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता महीनों से जेल में बंद है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि यदि पैसा लिया गया तो फिर पैसा कहां है? 1 रुपए की बरामदगी अब तक नहीं हुई, कुछ भी पकड़ा नहीं गया, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जमानत देने से इनकार कर देता है। इसीलिए बार बार ये बातें निकल रही है कि सुप्रीम कोर्ट वक्तव्य बहुत अच्छे देता है, बड़े बड़े बातें कहता है, मगर जब कार्रवाई की बात आती है तो फिर ठन गोपाल नजर आता है। मनीष सिसोदिया के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि मामला तो कोर्ट में टिक ही नहीं पाएगा, तो फिर जमानत देने में क्या तकलीफ थी? इस तरह की बातें भी दुष्यंत दवे ने कही। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने पीएम केयर फंड के बारे में कही। उनका कहना था कि दुर्भाग्य से मैंने भी इस फंड में 50 लाख रुपए का दान किया, लेकिन उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि ये एक प्राइवेट फंड है। मैंने प्रधानमंत्री के नाम पर इतना पैसा दान कर दिया। यदि पता होता कि ये सीएजी के बाहर है, इसका हिसाब किताब कभी नहीं मिलेगा, तो शायद न किया जाता। वैसे इसी तरह का पछतावा देश भर के न जाने कितने लाख या करोड़ लोगों को हो रहा होगा जब उन्हें यह पता चला होगा कि जिस पीएम केयर फंड के नाम पर और प्रधानमंत्री की जबान पर उन्होंने न जाने कितने लाख या लाखों करोड़ रुपया दे दिया, देश हित में दान कर दिया, आज प्रधानमंत्री उसका हिसाब देने को तैयार नहीं है। आम जनता के बीच चर्चा होने लगी है कि प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर देखते हुए लोगों के सामने चद्दर फैलाकर पैसा मांग लिया और अब सारा पैसा दबाकर बैठ गए हैं। आम भाषा में कहें तो कुंडली मारकर बैठ गए हैं, हिसाब देने को तैयार ही नहीं है। वैसे दुष्यंत दवे जी की जगह यदि मैं होता और उतना पैसा दिया होता तो निश्चित प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर बैठ जाता, या तो मेरे पैसे का हिसाब दो, कहां खर्च किए, या फिर मेरा पैसा वापस करो, क्योंकि लोगों ने पैसा देश के प्रधानमंत्री की जबान पर दिया था, किसी नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं। इसके साथ ही दुष्यंत दवे ने बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने की बजाय मुफ्त राशन बांटने का काम कर रही है। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने भी पीएम केयर फंड में पैसा दान किया है, निश्चित ही उनके पास रसीद होगी, ऑनलाइन पेमेंट किया है तो उसका भी स्क्रीनशॉट होगा। जब सरकार यानी प्रधानमंत्री इस पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या उनके दरवाजे पर वसूली करने वालों की लाइन नहीं लगनी चाहिए? क्या लोगों को सोशल मीडिया पर वो रसीद शेयर नहीं करनी चाहिए कि भैया हमने इतना पैसा दान किया था, हमारे पैसे का हिसाब दो या फिर हमारा पैसा वापस करो? मोहल्ले में किसी कार्यक्रम के लिए यदि चंदा वसूली होती है और कार्यक्रम अच्छे से न हो तो क्या आप हिसाब नहीं मांगते? चर्चा नहीं होती? सवाल नहीं उठता कि चंदा वसूलने वाले पैसा खा गए क्या? व्यवस्था ठीक से क्यों नहीं हुई? वही बात यहां भी है। यदि यहां पर भी हिसाब नहीं दिया जा रहा है तो सवाल होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पर ही उन पर्चियों को दिखाइए। नहीं दिखा पा रहे हैं तो व्हाट्सएप पर हमें भेजिए, हम दिखा देंगे। दान किए गए पैसे का स्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करिए, पूछिए कि मेरा पैसा कहां गया, किसकी जेब में गया, कोई मशरूम खा गया कि